हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन को। उम्मीद है आप मोशन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो हम समझ लेंगे। तो मोशन क्या होता है भाई? मोशन सिंपल सा, अगर आम जिंदगी में हमारे क्या होता है, अगर मैं यहाँ से पेन मूव कर रहा हूँ, पेन मूव कर रहा है, ये पेन मूव कर रहा है ना, ये मोशन हो रहा है। हाथ घुमा रहा हूँ, मोशन हो रहा है। तो मोशन तो हम आम जिंदगी में करते ही रहते हैं। ये देखिए, ये बुलेट हमने ऐसे फायर किया तो ये मोशन हुआ। ऐसे मैंने ये एक ऐसे ट्रिगर किया और ये देखो यहाँ पे बुलेट निकल गया, तो ये क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मोशन, एंड हम बात करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 होगा। और हम इस पूरे वीडियो में हम कन्फाइंड रखेंगे खुद को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। सो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेके। तो पेन कॉपी पेन जिस अपना निकाल लें और अपना लिखना शुरू करें। ओके, तो अब जरा मोशन बात करने के पहले आगे जरा देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना? ओके, सो सबसे पहला जो हम मोशन जो पढ़ेंगे वो किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। सो हम जितनी भी चीज़ें मोशन और ये फोर्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में, ये सॉरी मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, और उसमें एक टॉपिक है काइनामेटिक्स। ओके बच्चों, तो काइनामेटिक्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और ये किसका काइनामेटिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिकल फिजिक्स। बार बार मैं मैथमेटिकल फिजिक्स बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स पे पढ़ाई चल रही है। ओके, सो मैकेनिकल फिजिक्स, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? तो ये मैकेनिकल फिजिक्स से रिलेट करता है और कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज द मोशन। हम इसमें कॉज नहीं बात करेंगे ना। कॉज हमारे जो फोर्सेज वाले चैप्टर होते हैं ना, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th में ही। ओके, आफ्टर द मोशन चैप्टर जब खत्म होता है तो उसमें बोलते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन। ओके, एंड दैट वाज द फोर्स इज द कॉज ऑफ दैट मोशन। फोर्स होता है कॉज, जो भी मोशन होता है उसके लिए। तो हम ये बात करेंगे इसमें, ठीक है? होपफुली आप समझ आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हम कुछ एजम्पशंस मान के चलेंगे। ओके, एजम्पशंस क्या है? एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप करते हो पहले से ही, ठीक है? अब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट्स रहे ना, अगर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को हम जैसे अब पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। अब कोई बड़े से अर्थ पे कोई एक इंसान है तो वो क्या होगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना? अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो हम अब इंसान का जो वेट होगा वो तो कंसिडर हम नहीं करने वाले, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई बहुत छोटी चींटी है तो वो 5 सेंटीमीटर भी मूव कर रही तो उसके लिए एक मूवमेंट है। बट एक इंसान के लिए 5 सेंटीमीटर कोई मूवमेंट है क्या? आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर किसी इंसान के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, बट एक चींटी के लिए वो मूवमेंट है, ठीक है ना? तो एक चींटी के लिए वो मूवमेंट हो सकता है ना? एक छोटा सा चेंज हो सकता है। चींटी इसके लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकती है, बट एक इंसान एक 5 सेंटीमीटर के लिए क्या ही पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ये हमारे एजम्पशंस हम लेके चलेंगे कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। ओके, और प्लीज़ इट्स माय ड्यू रिक्वेस्ट आप लोगों से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा पीछे वेक्टर वाले टॉपिक में ही हम थोड़े बहुत बात किए, उसको आप ज़रूर से देख लें, ठीक है? तो अभी आगे हम चलेंगे और ये आपको मिलेगा, वीडियो नंबर 2 है वेक्टर के प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए। तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द मूवमेंट, एनी मूवमेंट, है ना? आप ये इंसान जो है ना, ये इंसान क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए, है ना, ये बात ऐसे चलता 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 यहाँ चला है, तो ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, एनी मोशन, है ना? चेंज इन पोजिशन, मतलब अगर मान लीजिए ये किसी पॉइंट ए पे था और मूव करके ये पॉइंट बी पे चला आया, तो क्या हो रहा है कि ये मोशन कर रहा है ना? मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब देखिए भैया, कोई मोशन होएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। अगर वो छोटा से छोटा मूवमेंट भी कर रहा है तो उसमें लगेगा टाइम, उसके बिना काम नहीं होना, ठीक है ना?
तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बात होता है। और इस बात अभी आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है बच्चे, बताए? सो रेक्टिलिनियर मोशन वैसे मोशन होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए ये स्पेस में ही ज़्यादा वैलिड होएगा, क्योंकि हम वहीं पे बिना फ्रिक्शन के मोशन करवा सकते हैं और वेरियस स्ट्रेट लाइन में बहुत कॉमनली करवा सकते हैं। ठीक है, आम जिंदगी में स्ट्रेट लाइन में हम लोग चलते कहाँ, कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी इधर घूमे, है ना। और इवन रोड पे भी चलते हैं तो कभी हल्का फुल्का ऐसा ऐसा चेक करके चलते रहते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही चलते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखता, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम मान लें कि ये पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो वो वैसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब चेंज इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो चेंज होते हैं उसको हम क्या कहें। देखिए डिस्टेंस में जो चेंज होगा उसको क्या कहोगे, है ना। आप मान लो इसको कह देते हो आपका डेल, है ना, टोटल चेंज, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, है ना। इनिशियली किसी पॉइंट से स्टार्ट किया किसी ने और जाके कोई फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, तो वही फाइनल जितना डिस्टेंस ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये होता है। अगर इसको डेल एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन, ओके, और पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। तो एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका हो गया। देखिए ये हर चीज़ आप पढ़ते हो ना, हर चीज़ का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब ये है बड़ा सिंपल सा चीज, सर आपने डेल लिख दिया, डेल को मतलब होता है चेंज। डेल मतलब क्या होता है बच्चा, चेंज होता है, ठीक है ना। डेल चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये चेंज को डिनोट करने के लिए डेल हम यूज करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनिशियली क्या लगता है ना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। बट आपको इस लैंग्वेज को अडेप्ट करने की जरूरत है। इसको हम डेल का मतलब चेंज को डिनोट करने के लिए कहते हैं कि भाई कितना चेंज हुआ, तो एक्स एफ है और एक्स आई है, ठीक है ना। तो ये जो चेंज हुआ ये चेंज हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आई गेस नहीं जा रहा होगा दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इतना ही था, बाकी आपको वहां पे पढ़ाया गया है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जरा समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पहले इस इमेज को ध्यान से देखिए। अगर कोई लड़का इस तरफ खड़ा है और कोई लड़का इस तरफ खड़ा है, अगर ये गाड़ी इधर मूव कर रही है तो इसके लिए अगर ये इधर से देखे तो बोलेगा कि भाई मेरा लेफ्ट तो इधर है और मेरा राइट इधर है। बट ये बंदा जो इधर खड़ा है ये कहेगा कि मेरा राइट इधर है और मेरा लेफ्ट इधर है। तो ये डिपेंड करता है कोई भी मोशन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ अपने पटना में बैठा हुआ तो मेरे ईस्ट के डायरेक्शन में दिल्ली है, ठीक है ना। अगर कोई ऊपर में जम्मू वम्मू के साइड पे बैठा हो तो वो बोलेगा भाई मेरे वेस्ट में है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किधर क्या है, आपके रिस्पेक्ट में आप अपनी चीज़ें बात कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं हम। चलिए ये देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई जगह है ए, ये कोई जगह है बी, ओके, और यहाँ भी NESW है ना। ये एन, ये याद रखिए, ये भूल जाता है इंसान, NESW, और यहाँ भी NESW, ओके। अगर ए अपने घर से देखे, ए का मान लीजिए घर यहाँ पे और बी का घर है यहाँ पे, तो ए अगर जब बोलेगा कि बी का घर किधर है भाई, तो ए अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अपने पोजीशन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से बोलेगा कि भाई बी का जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। वहीं पे अगर बी ए के बारे में जब बात करेगा तो क्या बोलेगा बच्चे, देखिए वो बोलेगा साउथ वेस्ट में है, इसके साउथ वेस्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सके होंगे, ठीक है।
तो आप लगा सकते हैं अंदाजा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो लड़की अंदर है, मान लीजिए ये हमारी खूबसूरत कैटरीना है और ये आलिया है, ठीक है ना। तो आलिया कैटरीना कह रही है देखो भाई मैं तो इधर आराम से खड़ी हूँ, है ना, मैं अपने पोजीशन पे खड़ी हूँ, और ये कह रही है भाई रुक जा यार, भग रही है तू ट्रेन, क्योंकि ये तो रुकी हुई है, बट इसका पूरा का पूरा फ्रेम ही मूव कर रहा है। ये पूरे फ्रेम में जो ये डब्बे में बैठी हुई है, ये फ्रेम मूव कर रहा है, इस वजह से इसको ऐसा लग रहा है, इसको आलिया को लग रहा है कि भाई कैटरीना भग रही है ना, और कैटरीना को लग रहा है यार मैं तो खड़ी हूँ, ये कैसे कह रही है। बट अब आप कहोगे कि सर इसको पता नहीं चल रहा है कि ये मूव कर रहा है, तो आप बताओ, आप अर्थ पे बैठे हो, आपको पता चल रहा है मूव कर रहा है। वो तो भाई जर्क लगता है तो पता चलता है, वैसे अगर मूवमेंट बहुत साइलेंटली हो ना हमें पता ही भी नहीं चलेगा। जैसे आपको पता है प्लेन व्लेन में तो पता नहीं चलता, प्लेन में जब टर्बुलेंस आता है तभी पता चलता, वरना तो वैसे लगता है कि ऐसे बैठे हुए, ठीक है ना। तो झटके लगते तब हमें मोशन का एहसास होता है, वरना कुछ होता नहीं है, वरना आप अर्थ पे बैठे हुए हो, मोशन हो रहा है एनी टाइम, ठीक है ना। बट मैं तो मस्त बैठा हूँ, मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा निकल जाऊंगा घूमने, वैसे ही बैठ वैसे ही गाड़ी चलाऊंगा तब मोशन का पता चलता है मुझे, ठीक है ना। तो ये पता चलता है आपको कि किस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहानी बदल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, हो सकता है यहाँ कुछ पार्ट आपको ना दिख रहा हो, आई डोंट नो। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरा जो भी है मैं पढ़ दूंगा एक बार, ताकि आप अगर ना दिख रहा हो तो लिख लें, ठीक है। सो ऐसे इस पॉइंट को आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ही लिख रखा है मैंने। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, ऐसे ख्याल वाला चीज है, and a set of physical reference point that uniquely fixed coordinate system and standardize the measurement within that frame। अब देख लीजिए, जैसे इसके लिए कोई फ्रेम अलग है, ये देखिए, ये मान लीजिए एक्स वाई जी फ्रेम, ये देखिए पुराना वाला ना हमारा एक्स वाई जी, ये मान लीजिए एक्स, ये वाई, ये जी, ओके। और इसके लिए अपना कोई फ्रेम होगा, ये लड़की जो आलिया है इसके लिए अपना कोई फ्रेम होगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश फ्रेम में है, ठीक है। तो ये फ्रेम पूरी तरीके से अलग है, इसका देखिए अलग तरीके से का काम हो रहा है, इसका अलग तरीके का काम हो रहा है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई में अगर बात कर लें, अगर जेड ना भी लें, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और इसके लिए मूवमेंट इधर हो रहा है, तो उल्टे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम वैसा होता है जहाँ पे लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ट्रू होते हैं, वहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलो होते हैं। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेम होते हैं जहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस नहीं फॉलो होते। जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेटेड, ये जो लड़की है अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये जो ना लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बॉडी रिमेन इन इट्स पोजीशन अनलेस एंड सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी अपने ही पोजीशन पे रहता है जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लग जाए, ठीक है। तो ये मूव करती रहेगी, अगर या ब्रेक होगा तभी ये लड़की गिरेगी, या तो बहुत ज़्यादा तेज एक्सेलरेट होगा तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगी। ऐसा होता है, आप बस में जाते हो या बाइक चलाते हो, सिंपल सा बस में जाओ, गाड़ी में जाओ, ठीक है ना, बाइक पे जाओ, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आप पीछे की तरफ जाते हो, ब्रेक लगाते हो तो आगे की तरफ आते हो, होता है ना, क्योंकि हमारा बॉडी क्या चाहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता है। द बॉडी विल रिमेन इन इट्स पोजीशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट, ठीक है ना, अपने पोजीशन पे रहने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मूव कर जाता, ठीक है। तो ये पंगा होता है। तो जब तक लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है, तो न्यूटन लॉज ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होएगा। और जहां पे न्यूटन लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉज फॉलो नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस बात को याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सिंपल सा टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन। अब आपके चमक तो आ ही गई होगी चेहरे पे, भाई यही तो लग रहा है इजी सा कुछ, है ना।
तो एक्चुअली में ये इजी है। तो होता क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बच्चा, क्या है ना कि भाई अगर मैं क्या किया, एक जंप मारा, फिर 2 जंप मारा, फिर 3 जंप मारा, है ना, मैं ऐसे पडल्स, है ना, ऐसे छपा के मार रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सेकंड में मान लो मैंने एक जंप मारा है, हर एक सेकंड में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म ऐसे जंप मार रहा हूँ, भाई मेरा जंप तो इक्वल ही होएगा। हाँ, कहोगे सर आप थक गए हो, नहीं मैंने नहीं थका, मैं रिवाइटल खाता हूँ, ठीक है, मतलब मजाक कर रहा, ठीक है। तो ऐसा क्या है, मैं जंप मार रहा हूँ, 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 तो क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ, हर एक सेकंड में मैंने एक जंप मारा है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मोशन हो कि कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास पुराना जो तरीका है, हम बचपन से 8 में या 9th में स्पीड को, 8 में बेसिकली स्पीड हमने पढ़ा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस कितना होता है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिनल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पाथ जो ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, वो आपका डिस्टेंस होता है। और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो जब हम स्पीड लेते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रैवल की बात करते हैं, ठीक है ना। और स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, लेंथ ही है, और नीचे क्या है, टाइम है, ठीक है ना। आप इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख दोगे तो LT-1, है ना, ये पावर -1 लिखने का तरीका है, क्योंकि टाइप करने के लिए थोड़ा सा मुझे एडिट करना ज़्यादा पड़ेगा, तो ये पावर का तरीका, है ना, ये पावर है, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं लिखा जा सकता, बट इट्स दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये मेन अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, है ना, LT-1, जो ये इन्वर्स गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम इन्फॉर्म मोशन की और बात करेंगे, अभी ग्राफ हमारे पास आ रहा है, हम इस पर और बात करेंगे। वेलोसिटी, अच्छा, ये जो था ये कैसा था, स्केलर भी था। स्केलर मतलब क्या होता है आपको पता है, स्केलर तो पता है आपको, स्केलर वेक्टर पढ़ के आ रहा हो, ठीक है ना। स्केलर क्या होता है, वैसे चीज होते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो यहाँ पे जो स्पीड है ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, इट इक्वल टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सी, इतना ज़्यादा कहानी बताने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा बात करिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट को डेल एस से बताते हैं, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, या आप डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए एस बाई टी, और ये आपका वेलोसिटी दे देगा। एस से डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा ये भी यूनिट, ये भी मीटर पर सेकेंड ही होता है, और यहाँ पे डायमेंशन भी सेम ही होगा, क्योंकि ऊपर है एस जो कि आपका लेंथ है कोई ना कोई, और टी जो है वो टाइम है, तो LT-1, LT⁻⁻1 लाइक दिस। ओके बच्चे, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन और टाइम ग्राफ, पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं बताइए जल्दी, पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बट ये 90 डिग्री बनाया मैंने, आप इसको ये सोचिए कि थोड़ा सा ऐसा हो, ठीक है, और ये भी ऐसा, लेकिन मुझे पहले से बना देना चाहिए था, कोई नहीं, मैंने पहले बनाया नहीं था, कोई नहीं, आपके साथ बना लूँगा, आप अपनी कॉपी बना लो, मैं अपनी यहाँ बना लेता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलिए, तो पोजीशन किससे होता है भाई, आप लोगों ने बताया नहीं, पोजीशन होता है एक्स से, किससे होता है, एक्स से, है ना। और टाइम तो ऑब्वियसली टी से सर,
तो सारे के सारे ये क्या है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी के ग्राफ हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो टाइम हमेशा जनरली हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, है ना, मतलब ऐसा कुछ नोटेशन फिक्स नहीं है कि भाई इधर ही लेना है, हम एज लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्स हो गया। एक्स यहाँ पे वो एक्स नहीं है, आप नहीं तो कहोगे सर ये तो हम इधर ही लेते हैं एक्स, मतलब एक्स मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मान लो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लो बॉल है, ओके, ये कोई बॉल है, ये स्टेशनरी है। ये मतलब टाइम तो ऐसा चीज़ है वो कभी नहीं रुकता, टाइम चलता ही रहता है ना, टाइम तो चलता रहता है। तो टाइम चल रहा है और ये ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका हुआ, मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 मीटर पर रखा हुआ है कहीं, और टाइम तो चल रहा है भाई, टाइम तो नहीं रुकेगा। तो ये क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है, ये अपने पोजीशन पे ही रुका हुआ है, 5 मीटर के 5 मीटर पे ही रुका हुआ है। टाइम क्या है, कितना भी इन्फिनाइट चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दिखाने का तरीका हुआ, ठीक है। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चा, कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। अभी हम ऐसा जंप मार रहा था, है ना, तो मैं जब ऐसे जंप मार रहा था इक्वल एक एक सेकंड में जंप मार रहा था, है ना, अभी मैंने कहा था एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो ये जब जंप मार रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा इक्वल टाइम में, मतलब हर एक सेकंड में मान लो 1 मीटर चल रहा है, तो ये कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। हो सकता है थोड़ा सा डेविएट हो जाए बनाने में, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है डेविएशन देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का डेविएशन होता है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एंड ये क्या बता रहा है कि भाई हर एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस, मान लीजिए ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर, तो हर एक सेकंड में हमने 1 मीटर चला है, मान लीजिए। ये तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसको स्पीड के फॉर्म में लिखना चाहिए या वेलोसिटी के फॉर्म में, वेलोसिटी क्या हो जाए, तो 1 मीटर पर सेकंड, हर एक मीटर हम 1 सेकंड में चल रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो हर एक सेकंड में ये चल रहा है, डैश 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 इन्फिनाइट तक चल रहा है, हमें नहीं मतलब, चला जाने दो भाई, क्या करेंगे। ओके, अब ग्राफ फॉर अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन द सर्टेन वेलोसिटी। देखिए हमें कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ बनाइए कि जब कार कोई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका सर्टेन वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद वो उसी स्पीड से चल रही, ठीक है ना, सर्टेन वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद वो उस पर अटेन करके चल रहा है, ठीक है ना। सो कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो देखिए तो वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब पहले अगर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो फिर 2 मीटर 3 मीटर अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मान लीजिए ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसके बाद मान लीजिए ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ऐसा चलेगा। अब ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैं कैसे बताऊं आपको, अब समझाता हूँ, जरा देखिए। ये यहाँ पे 1 सेकंड में ये कहीं 1 मीटर से भी थोड़ा कम चला है, ये अगले 1 सेकंड में देखिए ये 2 मीटर आराम से चला गया, इनफैक्ट 2 मीटर से थोड़ा ऊपर भी चला गया, ये अगले 1 सेकंड में ये पूरे के पूरे 4 मीटर तक चला गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं चल रहा, ये क्या कर रहा है, एक सर्टेन वेलोसिटी यहाँ तक चलने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये सर्टेन स्पीड से कुछ कांस्टेंट जो भी यहाँ पे स्पीड है उसको अगर ये अटेन कर लिया है, तो उसके बाद ये उस स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, उतना डिस्टेंस उतना टाइम उतना कवर कर रहा है अपने जो भी इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी को करने का हमारे पास और भी एक तरीका है, हम इसको
ये तो हमारा हम किसने हमने किससे बनाया, हमने बनाया है इसको एक्सटी ग्राफ पे, ठीक है ना। हम हालांकि वीटी ग्राफ हम पढ़े नहीं हमने, बट वीटी ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जरा समझिए, मान लीजिए कार स्टार्ट फ्रॉम, तो ऑब्वियसली यूज अगर वी और टी हम बना दें ऐसे, ओके, तो कुछ वेलोसिटी मान लीजिए स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो स्टार्ट करेंगे रेस्ट से तो कुछ ना कुछ एक्सलरेट होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये एक्सटी ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए सिचुएशन एक ही है, सिचुएशन एक ही है कि कार जीरो से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, ठीक है ना। अब देखिए ये टाइम और v1 मीटर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होएगा, तो यहाँ पे मीटर और ये सेकंड में टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे xt है, ये भी मीटर में होएगा x, और यहाँ पे टाइम सेकंड में होएगा बच्चा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और ये 1 2 3 4 आप लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जीरो था, ये थोड़ा बहुत एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। यहाँ पे ये सर्टेन वेलोसिटी पहुंचने के बाद यहाँ से गाड़ी सिर्फ सेम वेलोसिटी से चल रही है। मतलब हम एक ही सिचुएशन का दो अलग ग्राफ देख सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपको ये भी समझ में आया? ओके, so as in real life situation we understand that the fact nothing can run as expected in our graph, ठीक है। हमारे ग्राफ पे जो हम सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये ऐसा चलेगा, ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसा आम जिंदगी में नहीं होता। हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, फिर डीएक्सेलरेट, ब्रेक मारते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, साइड घुमाते हैं, रोकते हैं, उड़ाते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम एक सर्टेन फिक्स इंटरवल से ट्रैवल करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हम करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। हम क्या करेंगे, अरे भाई अब कौन उतना पंगा लेगा, हम ओवरऑल मान लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ से ट्रेन में बैठा पटना से और दिल्ली में गया, तो क्या ट्रेन हमेशा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी? नहीं। क्या हमेशा 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी? नहीं। क्या कभी रुकी नहीं? तो ऑब्वियसली रुकी होगी, तो कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन ओवरऑल जर्नी में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं हम कि 10 घंटा लगा हमें, ठीक है ना, ओवरऑल जर्नी में, और टोटल 1000 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो स्पीड कितना रहा ओवरऑल? 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब ट्रेन ओवरऑल कितने 100 मीटर पर आवर के स्पीड से चली है। हो सकता है कभी वो 150 पे भी चली हो, और हो सकता है कभी वो 80 पे भी चली हो सकता है कभी 0 भी रहा हो सकता है मे बी कभी 175 भी चला गया हो, लेकिन ओवरऑल जो स्पीड रहा वो कितना रहा? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या बताता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, तो हम एवरेज स्पीड क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस, ओके, तो टोटल पाथ ऑफ लेंथ एंड टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम, ओके। तो ये हमारा एवरेज स्पीड दे देगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद अच्छा एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल एस लिख सकते हो बाई डेल टाइम, है ना। टोटल टाइम कितना लगा, ये आप कह सकते हो वेलोसिटी। तो है सेम ही चीज, हम अब बार बार आगे हम वेलोसिटी यूज करने वाले, स्पीड को हम यूज भी नहीं करने वाले। तो हम आज इसमें यहीं तक रखते हैं और आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।